अगर देश के इकोसिस्टम को समझना है तो इकोनॉमिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इकोनॉमिक्स पे फोकस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जब तक इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं समझेगा क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से ग्लोबली इसका असर है, तब तक वो इंडिया की चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाएगा। जो कि आप समझ लो कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्हें बेस्ट इकोनॉमिक्स कहा जाता था, इस तरीके की चीज़ें तब तक नहीं आती जब तक बच्चा अच्छे से इकोनॉमिक्स को नहीं समझता है। और इकोनॉमिक्स मुझे लगता है कि बहुत बच्चों को एक हार्ड सब्जेक्ट लगता है कि कैसे इसे समझे, कैसे इसे पढ़े, बस एग्ज़ाम दे ले बस हो गया। तो इसका क्या तोड़ दे के आया है भारतीय शिक्षा बोर्ड? किस तरीके से वो बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा कि उन्हें ना सिर्फ याद रहे बल्कि वो इकोनॉमिक्स को एंजॉय भी करे और अच्छे से इसे अपने पूरे जीवन में आत्मसात कर ले कि किस तरीके से ये फ्लो काम करता है। तो चलिए इस बारे में आज बात करने के लिए मेरे साथ है भारतीय शिक्षा बोर्ड की असिस्टेंट एजुकेशन प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में मोहिनी अग्रवाल जी, जिनसे हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका मोहिनी जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो भारतीय शिक्षा बोर्ड इकोनॉमिक्स का करिकुलम लेके आया है बच्चों के लिए, वो किस तरीके से अन्य बोर्ड से ज़रूरी है? क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स का यही सवाल रहेगा कि आपने क्या अलग किया है सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे यहाँ पर एक मौका मिला जहाँ पे मैं अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। हाँ, आपने ये सही क्वेश्चन पूछा है कि कैसे हमारा बोर्ड अलग और बोर्ड से अलग है। तो जब हमने ये करिकुलम बनाया था तो उस टाइम पर हमने ये सोचा था कि हमें एक सेपरेट वे निकालना है, लेकिन अलाइन करते हुए। तो जो और अदर बोर्ड्स चल रहे हैं, हमने उनका करिकुलम ध्यान में रखते हुए एक सेपरेट एक और चीज़ हमने अपने बोर्ड्स के अंदर लेकर आए हैं। वो है कि हमने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज़ किया है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मीन्स दैट वी हैव connect the economic subject with other subjects. For example, we have connected our subject as with history, with geography, with civics, with environmental studies. तो ये हमने ये दिखाया है कि कैसे इकोनॉमिक्स पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन कैसे इकोनॉमिक्स आपके अदर सब्जेक्ट्स को और आपके अदर फील्ड्स को इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने अपने बुक्स में बताया है कि ठीक है, हमने पहले बताया कि मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर हमने उसको बताया कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इवॉल्व कैसे हुई। तो यहाँ से ये पता चलता है कि हमने यहाँ पर हिस्ट्री बताई है। फिर हमने इसके बाद हमने बताया कि ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स को हमने ज्योग्राफी से रिलेट किया है विद द हेल्प ऑफ मैप्स। हमने बुक्स में अपने मैप्स को दिखाया है कि किस तरीके से हमारे जो ट्रेड होती थी वो किस तरीके से कनेक्टेड थी, कैसे कैसे हमारे भारत में ट्रेड एंड कॉमर्स इवॉल्व हुआ, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो ये हमने ज्योग्राफी को रिलेट किया है। इसी तरीके से हमने हर एक चैप्टर में ये ध्यान रखा है कि कैसे हम अपने हर एक चैप्टर को सस्टेनेबिलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये एक अलग चीज़ है कि जो आप अदर बुक्स में नहीं देखेंगे, कि हमने हर एक अपने चैप्टर्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कनेक्ट किया हुआ है, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट अदर फील्ड्स कौन कौन सी हैं जहाँ पे हमें उनको भी ध्यान रखना है, सो दैट कि हमारा जो सिटीज़न है और एज ए इंडिविजुअल हम उस पर इम्पैक्ट ना हो, फ्यूचर इम्पैक्ट ना हो हमारा। तो इस तरीके से ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्क करे। नेक्स्ट चीज़ जो हमने इसमें ध्यान में रखा है, हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को इसमें इनकॉर्पोरेट किया है कि डेवलपमेंट के साथ साथ हमें अपनी रूट्स को नहीं भूलना है। तो वी हैव इनकॉर्पोरेटेड आवर इंडियन नॉलेज सिस्टम सो दैट जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे, जो भी स्टडी करेंगे, वो ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन वो ये ना भूलें कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमें बाहर से नहीं मिला है, वो हमारे कंट्री में इनबिल्ट है, वो पहले से ही है। तो वो उन्हें ध्यान में रखना है, उन्हें भूलना नहीं है उस चीज़ को। तो इसीलिए हमने उसको इंडियन नॉलेज सिस्टम को कनेक्ट किया है। नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिफरेंट रखी है, दैट हमारी जो लैंग्वेज है और जो वो स्टूडेंट फ्रेंडली है, सिंपल रखी है। और जो चीज़ हमने डिफरेंट की है वो है हमने केस स्टडीज़, एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट वर्क हम लेकर आए हैं, ताकि जो बच्चा पढ़ रहा है वो ये सोचे कि वो पढ़ क्यों रहा है, वाई वी आर स्टडिंग दिस। तो उससे उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। उसका सॉल्यूशन हमने दिया है कि वो उस चीज़ को एज ए एक्टिविटी या एज ए प्रोजेक्ट वर्क कनेक्ट कर सकता है कि येस आई कैन यूज़ दिस कॉन्सेप्ट इन द रियल वर्ल्ड लाइक दिस। तो ये हमने इसको इस तरीके से कनेक्टिविटी दिखाई है। और अगर हमने उसको ये बताया है तो उसके दिमाग में भी आगे चलकर ये चीज़ आएगी कि
हाउ दीज कॉन्सेप्ट्स कैन बी यूज इन द रियल लाइफ। तो इस तरीके से हमारी बुक्स बहुत डिफरेंट है और हमने कोशिश की है कि हम एक नया पर्सपेक्टिव दे सकें एजुकेशन सिस्टम को। लेकिन इसमें मेन चीज़ ये भी आता है ना कि तब तक वो बच्चा नहीं कनेक्ट कर पाएगा जब तक वो रियल लाइफ चैलेंजेस को उसमें ना सीखे या फिर उसको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज ना मिले, क्योंकि आजकल थ्योरेटिकल नॉलेज बच्चे बहुत ज़्यादा अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज के अलावा उन्हें रियल लाइफ चैलेंजेस से भी उन्हें परिचित किया जाए या फिर उन्हें सिखाया जाए कि किस तरीके से वो उनके लिए ज़रूरी है? हमने इसमें इसीलिए प्रोजेक्ट वर्क डाला है ताकि वो फील्ड स्टडी करें। जैसे हमने उसमें एग्जाम्पल लिया है कि आपको अपने सराउंडिंग्स में ही उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो दैट इज़ द प्रोजेक्ट वर्क। तो उनको इसी कॉन्सेप्ट पे ही काम करना है, बट एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर उनको हमने इसीलिए प्रोजेक्ट दिया है कि वो वहाँ जाकर फील्ड में जाएं या अपने सराउंडिंग्स में जाएं और देखें कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं और हम उसका इम्पैक्ट किस तरीके से है। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है और जो हमारा गोल है वो ये है कि हम जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आगे चल के हमारी बुक्स को पढ़ेंगे वो इस चीज़ से ये शिक्षा लें कि हमारा जो भी इकोनॉमिक डिसीजन है, जो भी हम इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से वो अदर फील्ड्स को इम्पैक्ट करता है। तो ये भी हमें बहुत ध्यान में रखना है कि अगर मैंने सोचा कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम करना है, तो प्रॉफिट के लिए काम करना इज़ नॉट बैड, बट वो हमें ये चीज़ देखनी है कि वो और फील्ड्स को इम्पैक्ट ना करे, जैसे कि हमारी सराउंडिंग्स को इम्पैक्ट ना करे, हमारी सस्टेनेबिलिटी को इम्पैक्ट ना करे, हमारे नेशन को इम्पैक्ट ना करे। तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखनी है। तो ये हमने प्रोजेक्ट वर्क और केस स्टडीज़ के थ्रू बच्चों के लिए हमने लेकर आए हैं। ओके, जो बुक्स आए हैं इकोनॉमिक्स के, सबसे पहले तो उनमें क्या ये चीज़ें हैं जो कि यंग सिटीजन्स जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स वे में ही क्राइसिस है, बहुत सारी चीज़ें जो वो फेस कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इसीलिए दिमाग से स्किप हो जाती है या हम ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमने उस तरीके से पढ़ा ही नहीं इकोनॉमिक्स को या हमने उस तरीके से अपने जीवन में आत्मसात किया ही नहीं क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें थी। तो क्या इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बुक का डेवलपमेंट किया गया है, बुक बनाया गया है? हाँ जी, बिल्कुल किया गया है। जैसे कि अब आप देखिए कि चैलेंजेस की अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप देखते हैं पॉपुलेशन इज़ अ चैलेंज, पॉवर्टी इज़ अ चैलेंज। आप देखते हैं कि नाउ अ डेज डिजिटल इलिटरेसी इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। तो हमने बच्चों को एज अ चैलेंज अपनी बुक्स में बताया है, लेकिन हमने उसका एक वे भी बताया है कि हम इससे कैसे उभर सकते हैं। हम पॉपुलेशन को एज अ चैलेंज मानकर नहीं बैठ सकते। लोग ये समझते हैं कि पॉपुलेशन एक बर्डन है, लेकिन हमें उसको एक एसिड की तरह लेना है, हमें वहाँ से वे आउट निकालना है। तो अगर हम ये सोच के बैठे रहें कि पॉपुलेशन तो बर्डन है, व्हाट वी विल डू, तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी। हमें वहीं से ही वे आउट निकालना है कि हम किस तरीके से उस लाइबिलिटी को जो कि पॉपुलेशन है हम उसको एसेट में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जैसे अब आप आज के दौर में देखेंगे कि एआई एक बहुत एक कॉम्पिटिटिवनेस और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट लग रहा है लोगों को, ये चैलेंज है। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जैसे पहले के ज़माने में कंप्यूटर आया था, उस टाइम पर भी लोगों को यही लगा था कि ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, अब तो ये अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, लोगों की लाइफ इम्पैक्ट होगी। तो हमें बस यहीं से वे आउट निकालना है, हमने अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हुए चलना है सो दैट वी कैन क्रिएट आवर रूम फॉर द एग्जिस्टिंग इकोनॉमी। ओके, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स क्या बुक में दिए गए हैं जो कि भारतीय ज्ञान प्रणाली को आधुनिक जो हमारी शिक्षा है, मॉडर्न एजुकेशन है, उससे रिलेट भी कर रहा है और बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया भी गया है? जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया कि पॉपुलेशन को हमने एसेट बताया है। तो हाँ, आज तक इकोनॉमिक्स बुक में हमें प्रॉब्लम्स बताए गए थे कि ये प्रॉब्लम्स होते हैं, इस तरीके से चीज़ें होती, बट सोल्यूशंस बहुत खुल के उस पर बातचीत नहीं की गई थी, ना ही उस पर प्रैक्टिकल कुछ एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया था। तो क्या इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो आप बताना चाहेंगी? हाँ जी, हमने बिल्कुल ध्यान रखा है इसमें। हम इसमें अब पॉपुलेशन जैसे हमने एग्जाम्पल ही लिया है कि पॉपुलेशन, हाउ वी कैन कन्वर्ट द पॉपुलेशन एज एन एसेट। तो यहाँ पर अब हम एंटरप्रेन्योरशिप को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अब प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, लेकिन अगर हम रूरल एरियाज़ में ही अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दें और एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे लोगों में ही अगर जनरेट कर दें, तो वो जो लोग माइग्रेट होकर हमारी लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आते हैं वो नहीं आएंगे, और जब वो नहीं आएंगे तो यहाँ पर भी प्रेशर नहीं बढ़ेगा। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वी कैन क्रिएट द वे आउट, एंड दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट द वे आउट। और यहाँ पर काफ़ी स्कीम्स भी गवर्नमेंट भी लेकर आती है और ला रही है।
तो इस तरीके से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी वो कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें डिपेंडेंट नहीं होना है, पहली चीज़ कि हमें सेल्फ डिपेंड बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, तभी हम एक सक्सेसफुल इकोनॉमी को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो until and unless we will not become independent, तो how we will survive? Because अगर हम हर चीज़ पर डिपेंडेंट रहेंगे, जैसे कि हम एक कंज्यूमर गुड हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो हमें ये देखना है कि हम कैसे अपने ही कंट्री में उस चीज़ को प्रोड्यूस करें, सो दैट वी कैन बिकम लेस डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज़। तो इस तरीके की चीज़ें बच्चों के दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है, दैट वी आर नॉट द कंज्यूमर कंट्री, वी वॉन्ट टू हैव द मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रीज़, सो दैट कि हम इंडिपेंडेंट बन सकें और अदर कंट्रीज़ हमसे इम्पोर्ट करें, सो दैट हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम होगा और हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। जैसे आपने भी बोला कि हम दूसरे कंट्रीज़ पे अभी थोड़ा डिपेंडेंट है, जो हमारा इंपोर्ट का है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं, बट अभी तक यही चीज़ें थी कि उस लेवल पे हम बहुत घुस के या रूटली हमने और आपने भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था। हाँ, किसी का दिमाग अगर इकोनॉमिक्स में है डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा, तो वो थोड़ा ज़्यादा उन चीज़ों को डीपली एनालिसिस करके कर सकते, बट अगर मैं एक जनरल स्टूडेंट की बात करूँ तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है इकोनॉमिक्स के बुक में भारतीय शिक्षा बोर्ड के, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि बच्चे इस तरीके से स्किल बेस्ड तैयार हो, इस तरीके से उनके दिमाग में चीज़ें फीड हो जाए कि वो अपने कंट्री के लिए ही एसेट बने, और ऐसा कुछ व्यवस्था करे आगे जब वो जॉब में जाएं या एंटरप्रेन्योर बने कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करें ना कि इम्पोर्ट। देखिए, अब इसमें क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में आना चाहिए कि फ्यूचर की क्या डिमांड है, फ्यूचर में क्या चीज़ क्रिएट होने वाली है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको लेती हूँ कि पहले अगर बीइंग अ मदर अगर वो अपनी टेक केयर कर रही है बच्चों की, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कही जाती थी, लेकिन हमने अपनी बुक्स में बताया है कि कैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ कन्वर्टेड इनटू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज नाउ अ डेज, कि नाउ द वुमेन्स आर वर्किंग और उनको अपने बच्चों को छोड़ना है, या फिर अगर वो बाहर भी नहीं जा पा रही हैं तो उन्होंने घर में ही डे केयर खोल लिया है। तो नाउ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज़ कन्वर्टेड इनटू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो दिस इज हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द डिमांड। तो ये बच्चों को एक जो क्रिएटिव माइंड है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने 9th में ही हमने ये चीज़ कोशिश की है कि हम ऐसे क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइजेस पे वर्क करें कि बच्चा जब उनको सॉल्व करे तो वहीं से उसको सॉल्यूशन मिल जाए, और यही एक वे है कि जहाँ पे वो प्रैक्टिकल भी सोचेगा कि हाँ, मैंने ये थ्योरी में पढ़ा था, मैंने ये आंसर्स में लिखा है, नाउ आई कैन यूज़ दिस इन माई रियल लाइफ ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ होते हैं ना जो दूसरे कंट्रीज़ के होते हैं, या बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती है जो दूसरे कंट्रीज़ की होती है, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हमारे कंट्री को भी इफ़ेक्ट करती है। yes. तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा हम नहीं सोचते, हम सिर्फ न्यूज़ में देखते हैं या इकोनॉमिक टाइम में हमने पढ़ लिया, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं हो पाया है आज तक, या जनरल पब्लिक नहीं कर पाती है। तो क्या इन सब चीज़ों को भी माइंड में रख के ऐसे बुक्स में कुछ सिलेबस या कुछ इस तरीके की तैयारी की गई है कि बच्चे ग्लोबली अवेयर रहे सारी चीज़ों को लेके, अगर कुछ न्यूज़ इस तरीके का आ रहा है तो उनको पता रहे कि ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है और किस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल की है हमने। इन बिटवीन हमने केस स्टडीज़ डाली है, जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है उससे रिलेटेड हमने बीच बीच में केस स्टडीज़ डाली हुई हैं विद द कंटेंट, सो दैट कि बच्चा जब कंटेंट पढ़ रहा है उसके बाद फिर वो केस स्टडी करेगा और वो अपने आप को करंट वर्ल्ड से, जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है उससे रिलेट करेगा, फिर वो उसका आंसर निकालेगा और फिर वो सोचेगा कि येस, हाउ दिस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कैन बी रिलेटेड टू द रियल वर्ल्ड। सो दिस इज़ हाउ वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस। ओके, आपने इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत की है, किस क्लास से बच्चों को क्या सिखाना शुरू कर दिया है, इस बारे में अगर आप थोड़ा ऑडियंस को बताएंगे तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। जैसे कौन से बुक में इकोनॉमिक्स की क्या सब्जेक्ट्स को लाया गया है जिससे वो आगे के लिए प्रिपेयर होते चले जाए? जैसे कि हमने 6th, 7th, 8th में काम किया है। 6th में हमने काम किया है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, 7th में हमने काम किया है सेकेंडरी सेक्टर पे, और 8th में हमने काम किया है सर्विस सेक्टर पे, टर्शरी सेक्टर पे। उसके बाद हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन और एज अ लाइक अपग्रेडेड वर्जन, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में बताया है कि पहले कि हम बताएंगे कि मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके बाद मतलब हमने उसमें देखा है कि कैसे इकोनॉमी इवॉल्व होती है। प्रिमिटिव इकोनॉमी थी, उसके बाद कैसे एग्रीकल्चर आया, उसके बाद कैसे ट्रेड आया, किस तरीके से डिफरेंट पीरियड्स आए जिसमें हमने ये चीज़ देखी।
कैसे हमारी अब डिजिटल इकोनॉमी बनी है, ये सारा हमने एक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टोरी के हेल्प से हमने ये चीज़ें दिखाई हैं। उसके बाद हम लेकर आए हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स में हमने, अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सिर्फ कि ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, तो वो एक इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने उसमें ज्योग्राफी इन्वॉल्व की है, हमने उसमें हिस्ट्री इन्वॉल्व की है कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे, चाहे वो गुप्ता हो, मौर्यन हो, महाजनपद हो, इस तरीके से हमने हिस्ट्री को अलाइन किया है और कैसे हमारी ट्रेड एंड कॉमर्स पहले से और कॉलोनियल पीरियड तक और अब तक क्या क्या चीज़ें आई हैं ट्रेड एंड कॉमर्स में, क्या क्या चैलेंजेस आए हैं और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हमने ट्रेड की हैं, उसका कंपोजिशन, उसका डायरेक्शन, एवरीथिंग वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इन दैट चैप्टर। उसके बाद हम आए हैं सेक्टर्स पे, सेक्टोरल स्ट्रक्चर पे, जहाँ पर हमने बताया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर हमने बताया है, जिसमें हमने ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड भी बताया है और फॉर्मल, इनफॉर्मल भी बताया है। लेकिन हमने इसमें एक और चीज़ बताई है विच इज़ एथिकल, जिसमें हमने एक एक्टिविटी के थ्रू बताया है कि कैसे, एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, एक वर्कर है जो कि एक कंस्ट्रक्शन में काम करता है, वो एक ग्लास बिल्डिंग्स बना रहा है, यानी एक वर्कर है जो एक बिल्डिंग्स बना रहा है और आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग दैट बिल्डिंग उसका क्या है, वो खुद ही उसी स्तर पे रह जाता है, लेकिन जो बिल्डिंग है वो खड़ी करता है। तो हाउ आर इनइक्वालिटी इज देयर, कि प्रॉस्पर सिर्फ वो जो जिसने कंस्ट्रक्शन करवाया वो हुआ, लेकिन जो वर्कर्स हैं, व्हाट अबाउट दैट, हाउ मच परसेंटेज इज गोइंग टू देम। तो दिस इज द बिग क्वेश्चन कि इनइक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा हमें वर्क करने की ज़रूरत है, सो दैट हमारी जो भी इसके बाद जो चैलेंजेस हमने इसके बाद जो चैप्टर में पढ़ा है, चैलेंजेस वो सॉल्व हो सकें। इसीलिए हमने चैलेंजेस को बताया है, लेकिन हमने उनको एज अपॉर्चुनिटी भी बताया है, सो दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर इकोनॉमी। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे दिमाग में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, जब हम लोग भी अपने समय में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो एग्रीकल्चर का एक पार्ट आया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बस थियोरेटिकल छू के वो चला गया, उस पर बहुत ज़्यादा डीप पढ़ाई नहीं हुई या डीप उसके बारे में बच्चों के दिमाग में फीड नहीं किया गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं ना, तो हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं और हम एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन हम एग्रीकल्चर में बहुत डीप नहीं जाना चाहते हैं। आज भी बहुत से ऐसे परसेंटेज रेशियोज़ हैं, वो अपना काम तो शुरू करना चाहते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन वो एग्रीकल्चर को टच नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब एग्रीकल्चर को लेके थोड़ा ज़्यादा एक न्यूज़ आ रही है, लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं। तो क्या इकोनॉमिक्स बुक में भारतीय शिक्षा बोर्ड के एग्रीकल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि इसी से भारत की नींव खड़ी है और इस पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था पहले? नहीं, हमने बिल्कुल ध्यान दिया है इसमें। हमने ये देखा है कि यस, एग्रीकल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। अब इसमें ही हमें जो फार्मर्स हैं या जो रूरल पीपल हैं, हमें उनको ये नहीं बोलना है कि दैट आप बैकवर्ड हैं या आप उस तरीके के हैं। हमें उन्हें ये बताना है कि नो, यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी, यू आर द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो उस तरीके से आप कौन सा वे आउट निकाल सकते हैं, आप उसमें ही हम उनके स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हम उनको बोल सकते हैं आप ऑयल सीड्स प्रोड्यूस करिए। सो अब जैसे हमारे यहाँ शुगर इंडस्ट्री हम एक्सपोर्ट करते हैं, शुगर एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम उनको उस चीज़ की जगह हम उनको बोले कि आप ऑयल सीड्स प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि हम उसको इंपोर्ट करते हैं। सो दिस इज़ द वे आउट कि वी कैन, इफ़ वी विल प्रोड्यूस ऑयल सीड्स, then we can export those seeds and we can have the revenue. Yes. So we can have the positive balance of payment in that case. So this is how we have to create the way out. हम ये नहीं बोल सकते कि what we will do, या हमारे पास solution ये नहीं है कि हम अपने देश को छोड़कर चले जाएं. If we are the citizen of India, then we have to think like that कि we have to create the problem solving skills in our students. We have to take responsibilities also. And we have to be a responsible citizen, and we have to keep in mind all the aspects of the society. Yeah, definitely. So basically अब मुझे लगता है कि दर्शकों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अन्य बोर्ड्स की अपेक्षा भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो इकोनॉमिक बुक है उसमें ये बताया गया है कि क्या ज़रूरी है। हमने आज तक प्रॉब्लम्स को लेके पढ़ाई की है, सॉल्यूशंस को लेके पढ़ाई
बहुत कम की है। ज़रूरत ये है कि प्रॉब्लम के साथ सल्यूशन पता चले, ताकि जो भारत जिस मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है उस मिशन पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, क्योंकि आपको पता है कि आपके बच्चे ही इस देश का भविष्य है। अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और अच्छे से इकोनॉमिक्स नहीं समझेंगे तो भारत की इकोनॉमिक्स व्यवस्था कभी भी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए ज़रूर भारतीय शिक्षा बोर्ड के इकोनॉमिक्स बुक्स को पढ़िए, उसे पढ़ के देखिए कि क्यों ज़रूरी है आपके बच्चे को भारतीय शिक्षा बोर्ड के एफिलिएटेड स्कूल्स में पढ़ना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।